नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं, खास तौर पर अनुच्छेद 102 पर। जी। ये वो प्राविधान है जो तय करता है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है। बिल्कुल, ये महज एक नियम नहीं है, बल्कि हमारी संसदीय व्यवस्था की नींव का एक बहुत अहम पत्थर है, समझिए। हाँ, ये तय करता है कि कौन हमारे प्रतिनिधि बने रहने के योग्य है और कौन नहीं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे काफी सरल तरीके से समझाते हैं, लेकिन साथ ही इसके पीछे की सोच और आज के समय में इसकी अहमियत पर भी जोर देते हैं। जी। तो चलिए समझते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए क्या लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें पार करने पर उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये रेखाएं आखिर खींची क्यों गई। ये हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बनाए रखने की कोशिश है। मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि सांसद सिर्फ जनता और देश के प्रति जवाबदेह हों, किसी निजी लाभ या कोई बाहरी दबाव उसके प्रति नहीं। तो फिर अनुच्छेद 102 कहता क्या है? सीधे तौर पर स्रोत बताते हैं कि इसमें 5 मुख्य आधार दिए गए हैं अयोग्यता के लिए। पहला तो शायद सबसे सीधा है, क अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता। हाँ, ये तो बुनियादी शर्त है। मतलब देश की संसद में बैठने के लिए देश का नागरिक होना तो अनिवार्य है ही, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। सही। लेकिन दूसरा बिंदु वो अक्सर ज्यादा चर्चा में रहता है, ख अगर कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। हाँ, ये वाला। इस लाभ के पद पर थोड़ी और बात करनी होगी। ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं शायद। निश्चित रूप से लाभ के पद की व्याख्या काफी जटिल हो सकती है और इस पर कई विवाद भी हुए हैं। ये असल में हितों के टकराव को रोकने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अच्छा, तीसरी शर्त है ग अगर किसी सदस्य को सक्षम न्यायालय ने विकृत चित्त या कहें कि मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो। जी, इसका सीधा संबंध सदस्य की अपने कर्तव्यों को निभाने की क्षमता से है। जाहिर है, एक स्वस्थ दिमाग ही संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर सकता है। चौथी शर्त घ है अनुमोचित दिवालिया होना, यानी जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो और वो उस स्थिति से उभरा ना हो। ये सदस्य की वित्तीय स्थिरता और आप कह सकते हैं विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर गंभीर वित्तीय संकट में फंसा है, तो शायद वो बाहरी दबावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। और आखिरी पांचवी शर्त थोड़ी अलग है। अगर सदस्य संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ये एक तरह का खुला दरवाजा है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रावधान संसद को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अयोग्यता के नए आधार बनाने की शक्ति देता है। जैसे आपने सुना होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। जी, उसके तहत कई नियम इसी खंड के अंतर्गत आते हैं, खास तौर पर वो जो आपराधिक मामलों से जुड़े हैं। तो ये 5 शर्तें एक तरह से वो सीमाएं हैं जो ये तय करती हैं कि कोई व्यक्ति संसद सदस्य बने रहने के योग्य है या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि यही शर्तें क्यों चुनी गईं? इसके पीछे संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी? यहाँ पर देखिए, संविधान सभा की बहसों और उस समय के वैश्विक माहौल को देखना दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये प्रावधान यूं ही नहीं आ गए। नागरिकता की शर्त तो स्पष्ट है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। लेकिन ये जो लाभ का पद वाली शर्त है, ये सीधी ब्रिटिश संसदीय परंपरा से प्रभावित है, जहां विधायिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका से अलग रखने पर बहुत जोर दिया जाता था। अच्छा। यानी ये सुनिश्चित करना है कि सांसद सरकार के प्रभाव में आकर काम ना करें, कहीं उनकी निष्पक्षता पर असर न पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सांसद सरकार से ही कोई वेतन या भत्ता या अन्य लाभ ले रहे होंगे, तो वो सरकार के कामकाज पर निष्पक्ष होकर सवाल कैसे उठा पाएंगे? ये शक्ति के पृथक्करण, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उस सिद्धांत को मजबूत करता है। सही। विधायिका का काम है कार्यपालिका पर निगरानी रखना, और ये तभी संभव है जब वो स्वतंत्र हो। और ये मानसिक अस्वस्थता या दिवालियापन वाली शर्तें, इनका क्या तर्क था? ये सदस्य की व्यक्तिगत क्षमता और विश्वसनीयता से जुड़ी हैं। संविधान निर्माता चाहते थे कि जनप्रतिनिधि न केवल निष्ठावान हो, बल्कि अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में भी सक्षम हो। जाहिर है, गंभीर मानसिक या वित्तीय अस्थिरता इसमें बाधा बन सकती है। और वो पांचवा बिंदु जो दूसरे कानूनों को रास्ता देता है, वो क्यों रखा गया? वो दूरदर्शिता दिखाता है। संविधान निर्माता जानते थे कि समाज बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी।
इसलिए उन्होंने संसद को ये अधिकार दिया कि वो जरूरत पड़ने पर, जैसे कि गंभीर आपराधिक आचरण के मामलों में, अयोग्यता के नियम बना सकें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसी का एक सटीक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रावधान लोकतंत्र की गरिमा और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हैं। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये सिर्फ संविधान की किताबों में दर्ज नियम नहीं है, बल्कि ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और लगातार लागू होते हैं। हाल के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, ये कोई मृत अक्षर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता पर सवाल उठा है और उसके पीछे कहीं न कहीं अनुच्छेद 102 या उससे जुड़े कानून होते ही हैं। जैसे स्रोत 2023 का उदाहरण देता है, जब आपराधिक मामलों में सजा होने पर कुछ सांसदों को अयोग्य ठहराया गया। ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 102(1) का और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत हुआ। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये दिखाता है कि गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने के परिणाम सिर्फ जेल जाना ही नहीं, बल्कि अपने चुने हुए पद को खोना भी है। ये राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। और लाभ के पद का मुद्दा तो बार बार उठता रहता है ना। मान लीजिए कोई सांसद किसी सरकारी निगम का अध्यक्ष बन जाता है, जहां उससे वेतन या सुविधाएं मिलती हैं, तो ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या ये लाभ का पद है और क्या उनकी सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, क्योंकि लाभ का पद क्या है, इसकी कोई एक सर्वमान्य, बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अच्छा। हाँ, संसद में कानून बनाकर कुछ पदों को इससे छूट भी दी है, लेकिन फिर भी कई मामले अदालतों और चुनाव आयोग तक पहुंचते हैं, जहां हर मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर परखा जाता है। क्या देखते हैं उसमें, कैसे तय करते हैं? उसमें यह देखा जाता है कि क्या उस पद पर नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार सरकार के पास है, क्या उससे कोई वित्तीय लाभ जुड़ा है, चाहे वो वेतन हो, भत्ता हो या कोई और सुविधा, और क्या वो पद सरकार के प्रभाव में आता है। ये सब पहलू देखने पड़ते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि खुद नियम। स्रोत बताते हैं कि इसमें चुनाव आयोग और न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम हो जाती है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 103, जिस पर शायद हम आगे कभी विस्तार से बात करें, वो इसी प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि अयोग्यता का निर्णय कौन और कैसे लेगा। हाँ। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय पर निर्णय लेते हैं, और अगर मामला अदालत में जाता है तो फिर न्यायपालिका की भूमिका होती है। चलिए उस आपराधिक सजा वाले उदाहरण को थोड़ा और समझते हैं, जैसा स्रोत में दिया गया है। मान लीजिए किसी सांसद को मान लीजिए भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा हो जाती है, तो फिर क्या होता है? तो देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो वो सजा सुनाए जाने की तारीख से ही सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। तुरंत सजा सुनाते ही? हाँ, तुरंत, तत्काल प्रभाव से। अपील वगैरह का समय नहीं मिलता? हाँ, पहले शायद कुछ था ऐसा। हाँ, पहले एक प्रावधान था जिसके तहत अपील दायर करने तक अयोग्यता रुकी रहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस मामले में, जो 2013 में आया था, उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया। अच्छा। तो अब स्थिति ये है कि सजा का ऐलान होते ही अयोग्यता लागू हो जाती है। और ये अयोग्यता कब तक रहती है? क्या सजा पूरी होने के बाद वो वापस चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, बात यही खत्म नहीं होती। कानून कहता है कि सजा पूरी करने के बाद भी अगले 6 साल तक वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा। 6 साल और सजा के बाद? जी हाँ, सजा की अवधि और उसके बाद 6 साल और। बाप रे, ये तो काफी गंभीर परिणाम है। एक गलती या अपराध आपके राजनीतिक करियर पर बहुत लंबा असर डाल सकता है। बिल्कुल, और शायद ये इसका उद्देश्य भी है कि जनप्रतिनिधित्व को एक गंभीर जिम्मेदारी माना जाए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इससे दूर रहें। ये नियम जनप्रतिनिधियों के लिए एक उच्च नैतिक और कानूनी मानक स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 102 सिर्फ सांसदों को हटाने का नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी संसदीय प्रणाली की अखंडता, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। आप इसे एक तरह का फिल्टर या सुरक्षा कवच कह सकते हैं। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं, वे स्वयं कुछ बुनियादी कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करें, देश के प्रति निष्ठावान हों और किसी व्यक्तिगत लाभ या हितों के टकराव से प्रभावित न हों। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि संविधान बनाते समय
कितनी दूर की सोची गई थी। ये सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं बताता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उस प्रक्रिया से आने वाले लोग योग्य और विश्वसनीय हों। हाँ, और ये प्रावधान हमें याद दिलाते हैं कि सांसदीय सदस्यता सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं, और ये शर्तें हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। और जैसा कि आपने इशारा किया, इस पूरी तस्वीर का एक और अहम हिस्सा है अनुच्छेद 103, जो ये तय करने की प्रक्रिया बताता है कि कोई सदस्य वास्तव में अयोग्य हुआ है या नहीं। स्रोत में इसका जिक्र था। सही कहा। अनुच्छेद 102 बताता है किन आधारों पर अयोग्यता होगी, और अनुच्छेद 103 प्रक्रिया और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के बारे में है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु देता है। सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता, उन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन लेता है, किस प्रक्रिया से लेता है, और क्या उस प्रक्रिया में कभी-कभी सवाल उठते हैं, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है? ये सवाल भी अपने आप में गहरे विश्लेषण का विषय है।